मामी अब मेरे पीछे क्यों लगी हुई है? अब मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हैं? प्यारे भांजे, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। अब अपने अपनी मामी का ख्याल रखना है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे मामू काम के सिलसिले में बाहर है, मैं घर में अकेली होती हूँ और अक्सर मेरा मन उदास रहता है। अच्छा मामी ठीक है, मैं चलता हूँ। आप आज रात यहीं रुक जाओ, आज रात मैं अकेली हूँ। नहीं मामी, मैं आज रात नहीं रुक सकता, घर में काम वगैरह है, मैं सुबह आऊंगा। प्लीज आज रात के लिए रुक जाओ, मैं बहुत प्यासी हूँ। अच्छा मामी, अगर ये बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप कहें तो मैं आपकी प्यास बुझा देता हूँ। आप ऐसा करो, अभी चले जाओ, रात को 12 बजे मेरे कमरे में आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। मामी मैं आ गया। देख क्या रहे हो, प्यास बुझाओ मेरी, जल्दी करो। निशा मामी ने धीमी आवाज में बताया कि उन्हें अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए जैसे ही शाम गहरी होने लगती थी वह मुझे अपने कमरे में बुला लिया करती थी। उस रात घर में सिर्फ हम दोनों ही मौजूद थे कि अचानक तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बाहर बिजलियां कड़क रही थीं और जोरदार हवा दरवाजों को शदीद झंझोड़ रही थी। आरहान, जल्दी मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उनके चेहरे पर शदीद घबराहट झलक रही थी। वह अभी अभी नहा कर आई थीं, बाल अभी भी गीले थे, जबकि कमरे की लाइटें बार बार झपक रही थीं। पहले तो मुझे यही लगा कि वाकई अंधेरे की वजह से वह परेशान है, मगर उनकी बेचैनी में कोई गहरी बात छिपी हुई महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनकही परेशानी उन्हें खाए जा रही हो। 2 महीने पहले विक्रम मामा बाहर मुल्क चले गए थे और यह मेरी पहली बार थी कि उनकी नई शादी के बाद छुट्टियों पर यहां आया था। माँ और अब्बू मुझे भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन कई साल बाद मामा से मिलने की शदीद ख्वाहिश में मैंने उन्हें राजी कर लिया। घर पहुंचते ही एक अजीब सा माहौल महसूस होने लगा था। निशा मामी की आंखों में जैसे कोई छिपा हुआ राज दफन था। कभी लगता वह कुछ बताना चाहती हैं, कभी ऐसा महसूस होता जैसे वह खुद किसी अनजाने खौफ में मुब्तला हैं। मुझे कहाँ पता था कि यह तूफानी रात मेरी जिंदगी की सबसे अनोखी और यादगार शुरुआत बनने वाली है, जहां खानदानी रिश्तों की गर्मी और गहराई नए अंदाज में सामने आएगी। उससे पहले जब हम घर के बाहर पहुंचे तो गेट पर ताला लगा हुआ था। मामा ने फोन पर सिर्फ इतना कहा था, आरहान को अंदर जाने दो, बाकी सब निशा खुद समझा देगी। मगर वह किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, यह उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मामा और मामी शॉपिंग के लिए गए हुए थे और बताया था कि वापसी में काफी देर हो सकती है, इसलिए मैं और अब्बू बाहर ही उनका इंतजार करते रहे। करीब 2 घंटे बाद वह दोनों लौटे। अब्बू ने सड़क पर ही विक्रम मामा से मुलाकात की और फिर घर वापस चले गए। निशा मामी ने चेहरा स्कार्फ से लपेट रखा था और मामा की बाइक पर बिल्कुल खामोश बैठी थीं। घर अंदर आते ही स्कार्फ हटाया तो उनकी खूबसूरती देखकर मेरी नजरें ठिठक गईं। वह किसी फिल्म की अदाकारा जैसी दिलकश लग रही थीं, जबकि मामा हमेशा की तरह सादा और शरीफ इंसान थे। खानदान में ऐसी गर्मजोशी हमेशा दिल को चैन देती है। मैं शायद कुछ देर तक उन्हें देखता रह गया। तब मामा ने हंसते हुए कहा, अरे आरहान साहब, कहाँ खो गए? मैं कब से आवाज दे रहा हूं। मैं शर्मिंदा सा होकर बोला, नहीं मामा, बस ऐसे ही। फिर आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। कई बरसों बाद मिलने की खुशी हम दोनों के चेहरों पर छलक रही थी। थोड़ी देर बाद निशा मामी भी करीब आईं और बहुत प्यार से मुझे सीने से लगाया। ये हमारी पहली मुलाकात थी, फिर भी कोई अजनबियत महसूस नहीं हुई, जैसे रिश्तों की मजबूती पहले से ही मौजूद हो। मामा के घर आए मुझे 2 दिन हो चुके थे। उन 2 दिनों में निशा मामी ने इतनी मोहब्बत और ख्याल से मेरी देखभाल की कि लगा जैसे यह छुट्टियां वाकई बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। मगर मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अब एक रहस्यमय मोड़ लेने वाली है। तीसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो क्लॉक पर 8 बज चुके थे। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि विक्रम मामा अपना सामान बैग में व्यवस्था दे रहे थे। मुझे शदीद हैरत हुई। मामा, आप इतनी सुबह बैग क्यों पैक कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? विक्रम मामा ने गहरी सांस ली और बोले, आरहन, मुझे एक अत्यंत जरूरी काम से 2 महीने के लिए बाहर मुल्क जाना पड़ रहा है। मैं चौंक कर रह गया। क्या मामा, मुझे यहां आए सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं और आप इतनी जल्दी चले जा रहे हैं? मैंने थोड़ा रंजीदा लहजे में कहा, मामा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मामा की आवाज अचानक गंभीर हो गई। उनकी बातों में सच्चाई और जिम्मेदारी की गहराई साफ झलक रही थी। मैं खामोश हो गया।
फिर धीरे से बोला, ठीक है मामा, शाम तक मैं अब्बू को बुला लेता हूं, फिर मैं भी अपने घर वापस चला जाऊंगा। जब आप यहां नहीं होंगे तो मेरा रहना बेमानी है। मामा ने सर हिलाया। नहीं आरहान, तुम यहां से नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले लंबा सफर करो। जब तक मैं वापस नहीं आता, निशा की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। अगर उन्हें किसी भी वक्त मदद या हिफाजत की जरूरत पड़े तो बिना झिझक उनका ख्याल रखना, वक्त कोई भी हो। उस वक्त मुझे उनकी बात का पूरा मतलब समझ नहीं आया। बस इतना लगा कि वह वाकई मामी के अंधेरे के खौफ के बारे में फिक्रमंद है। मुझे अजीब भी लगा कि नई शादी के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना शदीद डर क्यों लगता है, मगर मैं चुप रहा। ठीक है मामा, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, मैंने सर झुकाकर कहा। उसके बाद मैंने मामा का बैग पैक करने में मदद की। हम दोनों उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गए। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले मामा ने मुझे जोर से गले लगाया और बोले, आरहान, अपनी मामी का अच्छी तरह ख्याल रखना, वह अकेली महसूस नहीं करनी चाहिए। उन्हें रुखसत करने के बाद मैं और निशा मामी खामोशी से घर लौट आए। उस खामोशी में भी एक अनकही बेचैनी हमारे साथ चलती महसूस हो रही थी। अब पूरे घर में सिर्फ मैं और निशा मामी ही बाकी थे। मैंने सोचा था कि छुट्टियों में मामा के साथ शहर की सैर करूंगा, खूब हंसी मजाक होगा, लेकिन उनके अचानक चले जाने से सारा प्रोग्राम बदल गया। मुझे कहाँ खबर थी कि आने वाले दिनों के तजुर्बे मामा से नहीं बल्कि निशा मामी से जुड़े होंगे। उस रात जब मामा रवाना हो चुके थे, मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था, मगर जल्द ही दिल अकथा गया। सोचा हाल में जाकर टीवी देख लूं। जैसे ही टीवी ऑन करके बैठा, निशा मामी मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे आरहान साहब, मामा के जाने के बाद से आपका दिल घर में नहीं लग रहा ना। बिल्कुल सही कह रही थीं वह। फिर बोली, चलें थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, माहौल भी बदल जाएगा। ये कहकर निशा मामी ने स्कूटी निकाली और मुझे रात की ठंडी हवा में आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गईं। हम सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। मैं स्कूटी के पीछे बैठा था और हवा में हल्की सी खनक महसूस हो रही थी। अचानक सड़क पर एक झटका लगा तो मेरा हाथ अनजाने में मामी की कमर से छू गया। मैंने शर्मिंदगी से फौरन हाथ पीछे खींच लिया, मगर उन्होंने पीछे मुड़कर नरमी से कहा, आरहान, गिर जाओगे, पकड़ लो। उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर के पास रख दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा तौजुन न बिगड़े। उनके रवैये में कोई झिझक न थी, बल्कि एक बड़े की तरह खालिस फिक्र थी। जैसे ही हमने घर का दरवाजा खोला, अचानक बिजली गायब हो गई और पूरा मकान गहरे अंधेरे में डूब गया। मैं मामी के ठीक पीछे खड़ा था। बाहर गरज और चमक भी तेज हो गई थी। अचानक निशा मामी घबराकर पलटी और मुझे जोर से पकड़ लिया। वह कांपती आवाज में बोली, आरहान, अंधेरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनके लहजे में सच्चा खौफ झलक रहा था। उनके कांपते हाथ मेरे कंधों पर थे। मैंने फौरन कहा, घबराइए मत मामी, मैं हूं ना। उस लम्हे पहली बार मुझे विक्रम मामा की बात का हकीकी मतलब समझ आया कि मामी को अंधेरे से वाकई शदीद खौफ है और उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं वैसे ही खड़ा रहा। मेरे जहन में अलग अलग ख्यालात घूम रहे थे। वह करीब 5 मिनट तक मुझे इसी तरह थामे रहीं। फिर अचानक लाइट आ गई। रोशनी होते ही मामी जैसे होश में आईं और फौरन मुझसे अलग हो गईं। मुझे माफ करना, इतना कहकर वह शर्मिंदा सी अपने कमरे में चली गईं। जो कुछ अभी हुआ उससे मैं पूरी तरह हैरान था। कुछ देर बाद मुझे मामा की वह बात याद आई जो वह रवाना होते वक्त कह गए थे कि मामी को अंधेरे से बहुत डर लगता है और उनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरे जहन में यह ख्याल भी आया कि शायद मामी ने अंधेरे का बहाना बनाया हो ताकि मुझे करीब कर सके, मगर मैंने इसे जल्दी झटक दिया। उस रात मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही निशा मामी बार बार आंखों के सामने आ रही थीं। वह बहुत आधुनिक सोच की थीं, जबकि मैं एक छोटे से कस्बे का सादा लड़का था। इसलिए उनके अंदाज मुझे बिल्कुल नए और दिलचस्प लगते थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से जागा तो देखा कि निशा मामी किचन में चाय बना रही थीं। उनकी तरफ देखना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और वह भी मुझे छुप कर देख रही थीं। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी झिझलाहट महसूस कर रहे थे। जब मैं पानी पीने किचन की तरफ गया तो मामी ने अचानक मुझे जोर से गले लगा लिया।
मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि पिछली रात का वाकया अभी तक मेरे जहन से उतरा नहीं था। निशा मामी हंसते हुए बोली, अरे आरहान साहब, इतना शर्मा क्यों रहे हो? क्या बात है? फिर नरम लहजे में बोली, मुझे पता है कि यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं वाकई बहुत घबरा गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, और हां, आज जो मैंने तुम्हें गले लगाया वह तो बस मजाक में था। तुम मेरे भांजे हो और मैं तुम्हारी मामी, तो मुझे तुमसे हंसी मजाक करने का पूरा हक है, और यह हक मैं खुले दिल से इस्तेमाल करूंगी। मामी के इस पुरकशिश अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने मजाक में एक बार फिर मुझे हल्के से गले लगा लिया, मगर उनकी इन हरकतों से मेरे दिल में कुछ अनोखे जज्बात उभरने लगे थे। मुझे भी लग रहा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूं। शायद विक्रम मामा को इस बात का जरा अंदाजा न था कि ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। कुछ दिनों बाद एक शाम मुझे अचानक समोसे खाने की ख्वाहिश हुई। मैंने सोचा कि मामी को बताऊं और उनके कमरे की तरफ चला गया। कमरा थोड़ा सा खुला था। मैं बगैर इजाजत धीरे से अंदर दाखिल हो गया। निशा मामी बिस्तर पर पेट के बल लेटी मोबाइल में कुछ देख रही थीं। उनके लेटने का अंदाज देखकर मुझे हल्की सी बेचैनी सी हुई। मैं दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से बोला, मामी, मगर वह सुन न पाई। मोबाइल में इतनी मग्न थीं कि मेरी आवाज तक न पहुंची। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे करीब गया। जब मैंने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। जो कुछ वह देख रही थीं वह मेरे लिए बिल्कुल नया और शर्मालूद था, मगर मामी बिल्कुल बेफिक्र और आराम से देख रही थीं। मुझे लगा कि इस हालत में उन्हें देखना मुनासिब नहीं, इसलिए मैं फौरन वापस दरवाजे की तरफ लौट आया और इस बार जोर से आवाज दी, मामी। इस बार मामी अचानक चौंक गईं। उन्होंने जल्दी से मोबाइल बंद किया, दुपट्टा ठीक किया और खड़ी हो गईं। मुझे अचानक सामने देखकर थोड़ी घबराहट भी हुई। क्या बात है आरहान? उन्होंने पूछा। मैंने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और अपने कमरे की तरफ चला गया। रास्ते में बार बार वही नजारा आंखों के सामने घूम रहा था। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। उस रात फिर तेज बारिश हो रही थी कि अचानक बिजली गायब हो गई। निशा मामी ने घबराहट में मुझे जोर से पुकारा। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, उन्होंने फौरन मुझे गले लगा लिया। उस वक्त भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। मामी ने कहा, आरहान, जब तक लाइट नहीं आती तुम मेरे कमरे में रह सकते हो। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। मैंने सोचा और यहीं ठहरने का फैसला कर लिया, क्योंकि उस लम्हे मामी का साथ मुझे अच्छा लग रहा था। हम कुछ देर बातें करते रहे। निशा मामी मुझे अपनी और विक्रम मामा की मुलाकात और मोहब्बत की कहानी सुना रही थीं। कैसे 1 साल में रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि जल्द शादी का फैसला हो गया। उनकी बातों से पता चला कि मामा ने पिछले साल बहुत तरक्की की थी। बातों में काफी वक्त गुजर गया। जब मैं वापस जाने लगा तो मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, आरहान, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो क्या आज तुम मेरे कमरे में सो सकते हो? मुझे कोई ऐतराज न था। घर में हम दोनों अकेले थे और अब मामी की मौजूदगी से मुझे एक अनोखा और पुरकशिश एहसास हो रहा था। अगली सुबह जब मैं जागा तो मुझे गैर मामूली ताजगी और अनोखा सुकून महसूस हो रहा था। निशा मामी भी गैर मामूली तौर पर खुश और पुरजोश नजर आ रही थीं। ऐसी चमक और मुसर्रत मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी थी। नाश्ता करते हुए वह मुझसे बातें कर रही थीं। उन्होंने कहा, अब क्योंकि बारिशों के दिन हैं, विक्रम मामा के वापस आने तक तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। मामा जाते वक्त कह गए थे कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना, इसलिए मैंने भी ज्यादा हिचकिचाहट के बगैर यहीं रहने का फैसला कर लिया। अगली रात जब मामी मुझसे बातें कर रही थीं, उनका हुस्न और खुशबू मेरे जहन पर गहरा असर डाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उनकी खूबसूरती अब मेरे ख्यालात में बस गई थी। हल्का सा मुझे एक और बात का भी एहसास हुआ। मामा के बाहर मुल्क जाने के बाद निशा मामी अक्सर फोन पर तवील बातें करने लगी थीं। अगले ही दिन मेरे पेट का दर्द अचानक शदीद हो गया। मैंने अब्बू को फोन किया और बताया कि घर वापस आ रहा हूं। यह सुनकर निशा मामी फौरन घबरा गईं और बोलीं, क्या विक्रम मामा ने तुम्हें नहीं बताया था कि मामी का ख्याल रखना है? तुम अभी नहीं जा सकते। उनकी यह जिद और बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई।
मैंने पूछा, कौन सा रिश्ता और कैसा ख्याल? तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मामी ने जाने न देने की सख्त जिद पकड़ ली, मगर मेरा दर्द और कमजोरी रोज बढ़ती जा रही थी। मैं यह सब उन्हें बताने से हिचकिचा रहा था। मामी रोज किसी न किसी बहाने खुश रहने का दिखावा कर रही थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ असल में क्या हो रहा है। ऐसा तजुर्बा मुझे पहली बार हो रहा था। विक्रम मामा को गए करीब 1 हफ्ता हो चुका था। शाम 7 बजे घर की बेल बजी तो मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने देखा तो निशा मामी मेरे ऊपर हाथ रखे सो रही थीं। बेल लगातार बज रही थी, इसलिए मामी दरवाजा खोलने गईं। दरवाजा खोलते ही पुलिस को देखकर वह बुरी तरह घबरा गईं। पुलिस ने मामी के हाथ में बैग देखकर पूछा, ये क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी पीछे अब्बू और विक्रम मामा खड़े नजर आए। मामा के हाथ में भी बैग था। मैं हैरान होकर बोला, मामा, आप तो 2 महीने के लिए बाहर मुल्क गए थे। दरअसल वह एयरपोर्ट छोड़ने के बाद पुलिस स्टेशन गए थे, जहां उन्हें एक केस और एक लड़की के बारे में मालूमात मिली। अब्बू को फौरन शक हुआ। सोशल मीडिया पर मामा की तस्वीरें देखकर पता चला कि विक्रम ने नाम और शनाख्त बदलकर निशा से शादी की थी। हकीकत खुलने पर सब साफ हो गया। मामा और मामी लोगों को धोखा देकर गलत कामों में मुलव्विस थे। अब मुझे समझ आया कि पेट का दर्द नशे वाले दूध की वजह से था और पिछली रात की थकान भी उसी जहर का असर थी। उन्होंने रिश्तों की परवाह किए बगैर जल्द पैसा कमाने के चक्कर में यह सब किया। मामा ने 1 साल में तरक्की कैसे की, वह भी वाज़ेह हो गया। मैं तो खालिस मोहब्बत में छुट्टियां गुजारने आया था, मगर उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरा नसीब अच्छा था कि अब्बू ने वक्त पर तफ्तीश की। आज के दौर में रिश्तों, मोहब्बत और खुलूस की कद्र कम हो गई है। हर कोई अपने मफाद के लिए जीता है, इसीलिए पहले जैसे मजबूत रिश्ते अब कम रह गए हैं। मामा ने माफी मांगी और सब कुछ समझाया, मगर जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है।